जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है रॉक इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड कंट्रोल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द आपके सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट को शुरू करने वाला हूं, तो ये सब्जेक्ट का नाम है रॉक इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड कंट्रोल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मेनली आपका जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए का यूनिट 1 जो आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन है, इसको आज हम लोग इस वीडियो में मेनली कवर करने वाले हैं। आज आपका जो यूनिट 1 है वो आपका एक ही वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट सजेशन होता है तो आप मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपका दायित्व बनता है कि आपने जो कहा था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, तो आपका भी यह दायित्व है कि आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि सॉइल क्या होता है। सॉइल इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ लूज मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यानी कि जब एक रॉक्स के अंदर में केमिकल और फिजिकल चेंजेस होता है, इसी केमिकल और फिजिकल चेंजेस होने के कारण रॉक्स के अंदर में डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटा छोटा पीसेज में जब ये रॉक्स छोटे छोटे पीसेज में टूटते हुए जाते हैं तो वह सॉइल का फॉर्म करते हैं। तो सॉइल क्या है? तो सॉइल इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ लूज मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल ही हमारे अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर में रहते हैं और इसी सॉइल में हम लोग अपना प्लांटेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। मेनली सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ही कारण हुआ है, और ये जो सॉइल है वो हमारे अर्थ के सरफेस में मिलता है। जो मेन कारण है सॉइल फॉर्मेशन का वो है आपका रॉक्स के कारण। सो रॉक्स को हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं। पेरेंट मटेरियल हम लोग वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसके कारण जो मेजर चेंजेस देखने को मिलता है उसी को हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो सॉइल फॉर्मेशन है वो मेनली हम लोग को रॉक्स के कारण ही होता है, तो इसलिए हम लोग रॉक्स को यहाँ पे पेरेंट मटेरियल कहते हैं। दोस्तों, रॉक्स के अंदर में बहुत ही ज़्यादा आपका डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस लगने के कारण, जैसे आपका क्लाइमेटिक चेंज हो गया, वेदरिंग हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इन सभी कारणों की वजह से जो रॉक्स है उसमें आपका चेंजेस देखने को मिलता है, और यही चेंजेस आपका सॉइल फॉर्मेशन करवाता है। रॉक्स के अंदर में जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसे हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य आपका पानी और हवा करता है। और एक जगह से जब वो दूसरे जगह ले जाता है तो वहाँ पे वो डंप कर देता है और डिपॉजिट कर देता है, और इसी प्रकार से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि वेदरिंग किसे कहते हैं। वेदरिंग इज रिगार्डेड एज डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। यानी कि जब रॉक्स के अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जब वो रॉक्स ब्रेक डाउन करते हैं बाय डिफरेंट एजेंट्स के वजह से, जो उस पे लगता है उस रॉक्स पे, लाइक विंड, टेम्परेचर, वाटर, ऑर्गेनिज्म, जब ये सभी चीज़ें उस रॉक्स पे अटैक करता है तो वो रॉक्स वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। उसी को हम लोग डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी के कारण हमारा जो वेदरिंग है वो शुरू होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग विच आर एज फॉलोज। और 3 तरह का आपका वेदरिंग होता है। एक आपका फिजिकल वेदरिंग होता है, एक आपका केमिकल वेदरिंग होता है, और एक आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है, और यह फिजिकल वेदरिंग होने का जो मेन कारण है वो है आपका टेम्परेचर, वेजिंग ऑफ आइस, एब्रेशन। अब हम लोग इनको देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर के कारण जो फिजिकल वेदरिंग होता है। दोस्तों, जब रॉक्स के ऊपर में हाई टेम्परेचर पड़ता है तो हाई टेम्परेचर होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उस हीट के कारण आपका जो रॉक्स है वो एक्सपेंड करना शुरू करता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट मिनरल्स का अपना अपना थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। इसी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के कारण आपका मेनली रॉक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जो रॉक्स
आपका फैला हुआ था, जब टेम्परेचर हाई था, जब तब वो रॉक्स फैल गया था, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो एक्सपेंड से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो सिकुड़ेगा रॉक्स तो उसके अंदर में क्रैक्स डेवलप्ड होता है, और यही जो क्रैक्स जो डेवलप्ड हुआ है वो आपका डिकम्पोजिशन का कारण बनता है, और इस तरह से फिजिकल वेदरिंग होता है बाय टेम्परेचर के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि वेजिंग ऑफ आइस के द्वारा कैसे फिजिकल वेदरिंग होता है। जब किसी रॉक्स के अंदर में क्रैक्स होता है तो उसमें आपका वाटर वो एंटर कर जाता है, और जब यह वाटर एंटर उस रॉक्स में करता है तो वहाँ पे वो ट्रैप्ड हो जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो यही जो वाटर जो आपका क्रैक्स के अंदर में घुसा हुआ था वो वहाँ पे फ्रीज होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो आइस का फॉर्म ले लेता है, और इसी तरह से आपका जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो इंक्रीज कर देता है। और जब वो इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे आपका रॉक्स में और भी ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलता है, और ये जो क्रैक्स है उसमें फिर आपका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका वेजिंग ऑफ आइस होता है, ये भी आपका फिजिकल वेदरिंग का एक कारण है। अब नेक्स्ट जो कारण है फिजिकल वेदरिंग होने का वो है आपका एब्रेशन। जब कोई दो रॉक्स आपस में टकराते हैं या फिर कोलाइड करते हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स को फॉर्म करते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स है उसी को हम लोग एब्रेशन कहते हैं। ये सभी थे आपका फिजिकल वेदरिंग होने का मेजर कॉजेज। तो आपने फिजिकल वेदरिंग में देखा कि कैसे टेम्परेचर के द्वारा और आपका वेजिंग ऑफ आइस है, और फिर आपका एब्रेशन के कारण आपका फिजिकल वेदरिंग होता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं केमिकल वेदरिंग को लेके। When the weathering of rocks is caused by chemical reaction, then it is called chemical weathering. जब रॉक्स के अंदर में जो वेदरिंग होता है वो केमिकल रिएक्शन के कारण हो तो उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। दोस्तों, केमिकल वेदरिंग होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण केमिकल वेदरिंग होता है। तो उनमें से सबसे पहला है आपका हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस। इनके कारणों के वजह से केमिकल वेदरिंग किसी भी रॉक्स में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। इन दिस वेदरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट। दोस्तों, बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल एजेंट्स होता है जिसके कारण आपका रॉक्स के अंदर में डिकम्पोजिशन होता है, और इसी डिकम्पोजिशन होने के कारण आपके रॉक्स के अंदर में हम लोग उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। क्योंकि डिकम्पोजिशन आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा हो रहा है तो हम लोग उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग होने का जो मेजर कॉजेज है वो आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स के ही कारण होता है। उनमें से सबसे पहला है वो है आपका स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बड़े पत्थर के ऊपर में आपका प्लांट ग्रो करता है। जब यह प्लांट ग्रो करता है तो उसका जो रूट है वो धीरे धीरे आपका जो रॉक्स है उसको वो चौड़ा करते हुए चला जाता है। जब ये चौड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्रैक्स डेवलप्ड होगा। जब क्रैक्स डेवलप्ड होगा तो वहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा रॉक्स का। तो इस प्रकार से आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब इरोजन क्या होता है। तो इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच वेदर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट्स place of origin to another place by river, sea water, rain water। दोस्तों, इरोजन क्या है? तो इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका वेदर पार्टिकल्स जो है वो अपना एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं थ्रू रिवर, सी वाटर, रेन वाटर। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि क्या होता है कि जो पानी है वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेते हुए आती है, तो उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। जब पानी का जो स्तर है, जो आपका स्पीड ऑफ वाटर है, जैसे ही वो धीरे होता है तो उसमें जो अपने साथ वो बालू या फिर आप कह लीजिए सॉइल वो जब लेके आ रही थी तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है अंडर द ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे लेयर बाय लेयर वो सेटल डाउन होना लगती है। उसी को हम लोग जो सेटल डाउन है उसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि वेदरिंग और इरोजन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस यही है कि वेदरिंग में आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट टेक प्लेस बट इन इरोजन इट मूव्स। जो भी पार्टिकल्स है इरोजन में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन आपका जो वेदरिंग में है जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इनमें नहीं होता है वेदरिंग में। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है इरोजन और वेदरिंग में।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। इसको भी हम लोग भारतीय ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। वेदर पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एजेंसीज। जो भी आपका वेदर पार्टिकल्स है दोस्तों, उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए बहुत सारे एजेंसीज की ज़रूरत होती है। ये एजेंसी क्या है? तो आपका लाइक रेन वाटर हो गया, फ्लड हो गया, विंड एंड अ लिटिल बिट एनिमल्स के द्वारा भी कुछ हद तक जो वेदर पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेड होते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। क्या होता है कि बरसात के दिनों में पानी अपने साथ कुछ अमाउंट में सॉइल को लेते हुए आती है, तो ये क्या कर रही है, जो आपका वेदर पार्टिकल्स है वो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेते आ रही है। और जहाँ पे आपका पानी का जो स्पीड है वो कम होगा, तो धीरे धीरे वो जो पार्टिकल्स वो अपने साथ लेके आ रही थी पानी, वो एक जगह पे जाके सेटल डाउन होना लगेगा और लेयर बाय लेयर फॉर्म होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कि डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन होने के कई सालों के बाद जो पार्टिकल्स जो डिपॉजिट हुआ था उसके अंदर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड बैक्टीरियल एक्शन। इनके कारणों के वजह से आपका जो पार्टिकल्स के अंदर जो डिपॉजिट हुआ था जो पार्टिकल्स, उसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। इसके कारण उसका जो पोजीशन है और जो शेप है, जो पहले के शेप में था जो डिपॉजिट हुआ था, सपोज वो लेयर बाय लेयर के फॉर्म में था, अब कई सालों के बाद उसमें बहुत सारा एक्शन हो रहा है, लाइक टेम्परेचर उसमें पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसका जो शेप एंड साइज है वो भी चेंज हो जाता है। और ये जो चेंजेस है इसी को हम लोग पोस्ट डिपोजिशनल चेंजेस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहले का पोजीशन था उससे यदि अभी का पोजीशन चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको पोस्ट डिपोजिशनल चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो है रॉक। अब समझते हैं कि रॉक किसे कहते हैं। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इन विच मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। रॉक क्या है? तो रॉक एक मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है जो कि मिनरल से ही मिलकर बना होता है, इन विच मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, जिसमें कि जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग रॉक्स को कभी भी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लाइक मिनरल्स। तो रॉक क्या है? तो रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इन विच मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, सो द रॉक कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी केमिकल फार्मूला। अब हम लोग रॉक्स को 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री और नेक्स्ट होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोग समझते हैं इग्नियस रॉक को, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे। दोस्तों लगभग 95% रॉक्स जो अवेलेबल होते हैं अर्थ सरफेस में वो आपका इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलकर बने होते हैं, और जो रेस्ट आपका अबाउट 5% है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक वैसे रॉक्स को कहते हैं जो रॉक्स मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। द रॉक्स विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट और नियर द अर्थ सरफेस इज टर्म्ड एज इग्नियस रॉक। फर्दर हम लोग इग्नियस रॉक को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इंट्रूसिव बॉडी और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव बॉडी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इंट्रूसिव का मतलब होता है कि अंदर में और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर में। इंट्रूसिव बॉडी हम लोग वैसे बॉडी को कहते हैं जब मैग्मा अर्थ के सरफेस में ना आकर वो अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ में ही रह करके जब वो ठंडा हो जाता है तो वो इंट्रूसिव बॉडी फॉर्म करता है। ये जो इंट्रूसिव बॉडी है इसी को हम लोग को काउंटर करना पड़ता है। हम लोग जो माइनिंग इंजीनियर हैं इसी से हम लोग को डील करना पड़ता है। इसी में आपका जो डाइक हो गया, सील हो गया, ये सभी मिलते हैं इंट्रूसिव बॉडीज़ के अंदर में। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एक्सट्रूसिव बॉडीज़ को लेकर। एक्सट्रूसिव बॉडी हम लोग वैसे बॉडी को कहते हैं जब मैग्मा अर्थ के सरफेस में आकर के जब ठंडा हो जाता है उसको हम लोग एक्सट्रूसिव बॉडी कहते हैं, और ये एक्सट्रूसिव बॉडी को ही हम लोग वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, फेलिक, मेफिक रॉक, परलाइट एक्सेट्रा।
नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। पहले के रॉक से ही ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। पहले से बनी हुई विभिन्न प्रकार के रॉक्स के अंश टूटकर इकट्ठा होने से जो रॉक्स बनती हैं उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो आपका परत दर परत होता है, यानी कि लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है। दोस्तों ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो आपका 3 प्रोसेस से ही मिलकर बनते हैं। पहला हो गया आपका इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा डिपोजिशन। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि बरसात के दिनों में पानी अपने साथ कुछ मिट्टी को काटते हुए लेते आती है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन करने का जो कार्य है वो आपका पानी कर रही है। जब पानी का जो स्पीड है वो कम होगा तो वो एक जगह पे उस जो पार्टिकल्स को वो अपने साथ ला रही थी, यहाँ पे आप मिट्टी को वो ला रही थी अपने साथ कैरी करके, वो एक जगह पे उसको डिपॉजिट कर देगी। और जब डिपॉजिट करेगी तो एक बार वो डिपॉजिट की, फिर पानी वो अपने साथ कुछ अमाउंट में मिट्टी लेते हुए आई, फिर उसको वो डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर बाय लेयर वो फॉर्म कर रही है। तो इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ नहीं है, वो 3 प्रोसेस से ही मिलकर बनता है। आपका इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से ही मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है आपका सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कि चेंज इन द फॉर्मेशन एंड सिस्टम। दोस्तों ये जो आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जो पहले फॉर्म हुए रॉक्स है, उसके अंदर में यदि हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाए तो वो एक टाइम के अनुसार उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और जो रॉक्स इस प्रोसेस से होकर फॉर्म होते हैं उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हो गया आपका मार्बल, स्लेट, क्वार्ज, सीस्ट एक्सेट्रा। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया है आपका वो है मिनरल स्टेबिलिटी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिर रहना। जैसा कि हम लोग को पता है कि बहुत सारे मिनरल्स वो फॉर्म होते हैं आपका मैग्मा से ही। स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स मेनली डिपेंड अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है वो डिपेंड करता है कि कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है। इसी पर ये जो मिनरल स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है। इंस्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए इट इज इसेंशियल टू नो फर्स्ट द फॉर्म ऑफ मिनरल्स विच इज़ फाउंड। द अनस्टेबल मिनरल्स चेंजेस देयर प्रॉपर्टी। जो अनस्टेबल मिनरल्स हैं वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसका चेंज होते रहता है। इसी को हम लोग मिनरल स्टेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 1 है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन, वो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। सो फाइनली गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।